नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दीपक सर एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे और आपके YouTube चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। लगातार बैक टू बैक वीडियोस के साथ हम आप लोगों के साथ लगातार जुड़ते आ रहे हैं और उसी सीरीज को चालू रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं जो कि घंटे की इकोनॉमी से रिलेटेड है, यानी क्लास 10th के लिए सोशल साइंस में जो कि चैप्टर इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है और क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्लस जो बच्चे जो देश के अर्थतंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या थोड़ा सा नॉलेजफुल होना चाहते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि आज का हमारा चैप्टर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, दैट मींस देश का आर्थिक ढांचा। तो दोस्तों हमारे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था देश की कंट्री के इकोनॉमी के बारे में और उसी पहलू को आगे ले चलते हुए आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा देश का अर्थतंत्र का जो आर्थिक ढांचा है। दैट मींस जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज को किस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है जिसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें, है ना। जैसे बात अगर की जाए, हमने लास्ट अपने वीडियो में पढ़ा था कि एक्टिविटीज को यानी क्रियाकलाप को अगर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं तो दो तरीके की एक्टिविटी होती है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट मींस क्या कि जहां पर पैसे प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई क्रिया की जाए, कोई काम किया जाए, तो वो एक्टिविटी क्या कहलाती है, आर्थिक प्रवृत्ति कहलाती है या इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। और ऐसी प्रवृत्तियां जिनका मुख्य उद्देश्य पैसे कमाना ना हो बल्कि सेवा भाव का हो, यानी हम उसके बदले कोई भी काम हम कर रहे हैं तो वहां पर हमारा मेन एम जो है वो पैसा कमाना नहीं है, वहां पर हमारा जो मेन एम है वो सेवा भाव का है, ठीक है। दैट मींस उसके बदले में हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर देश के अर्थतंत्र के बारे में बात की जाए या देश के आर्थिक ढांचे के बारे में बात की जाए या स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही ध्यान में लेना है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में यहाँ पर हमें स्टडी नहीं करनी है क्योंकि उसके बारे में पैसे का, मुद्रा का कोई लेन देन नहीं होता, तो उस क्रिया का कोई मतलब नहीं है देश के अर्थतंत्र के स्वरूप में। अच्छा, तो अगर बात की जाए आर्थिक प्रवृत्तियों के प्रकार की या टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो देयर आर नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज या आर्थिक प्रवृत्तियों के बहुत सारे प्रकार हैं। यानी रोड पे कचरा बीनने वाले से लेकर के जो मिसाइल्स बनती हैं और बम्स वगैरह बनते हैं और दूसरे मतलब एयरक्राफ्ट के आइटम्स बनते हैं, ये सारी चीजें मतलब छोटे से छोटे काम से लेकर के बड़े से बड़ा काम तक सारे की सारी चीजें जो है वो आती हैं हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही क्या बोलूं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए क्या किया गया है इनकी एक्टिविटी के बेस के ऊपर कि इसमें मेन रोल कौन प्ले करता है, उसके बेस पर हमारे देश के कुल आर्थिक ढांचे को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है तो हमारा प्राइमरी स्टेज या इसको हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं प्राथमिक विभाग। या एक और नाम इसका है कृषि विभाग। दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है वो है सेकेंडरी सेक्टर, यानी हिंदी में अगर उसकी बात की जाए तो द्वितीय विभाग। या इसको औद्योगिक विभाग भी बोला जाता है। या इंडस्ट्रियल सेक्टर है, औद्योगिक विभाग भी बोला जाता है। और तीसरा जो हमारा सेक्टर आता है वो थर्ड सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, यानी तृतीय विभाग हिंदी की अगर बात की जाए तो। या सेवा विभाग। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। दैट मींस एक बार बोर्ड हम क्लीन करेंगे, उसके बाद दूसरे बार उसके टॉपिक में आएंगे और दूसरे वाले जो टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि देश डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, ये देश के आर्थिक ढांचे के ऊपर से कैसे पता किया जा सकता है। यानी कोई अगर देश डेवलप्ड है लाइक अमेरिका, तो अमेरिका के देश का आर्थिक ढांचा किस तरीके से होगा, दैट मींस रोजगारी के क्षेत्र में और देश की कुल राष्ट्रीय आय के क्षेत्र में कितना परसेंट शेयर करते हैं ये तीनों ही सेक्टर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दैट मींस किसी भी कंट्री का अगर हमारे पास आर्थिक ढांचा हो तो हम बता सकते हैं कि ये देश अल्प विकसित है, विकासशील है या विकसित देश है ना।
तो चलिए आते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर कि प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम प्राथमिक विभाग या कृषि विभाग भी हम कहते हैं। देखिए प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज आएंगी। प्राइमरी सेक्टर मतलब होता है ऐसी सारी एक्टिविटीज जिसका सीधे सीधे हमें हमारा रिलेशन स्थापित होता है नेचर के साथ में। यानी हमारी सारी प्रोसेस होती है, उसमें मशीनरीज का यूज उतना नहीं होता है, उसमें मैन पावर ही मोस्ट ऑफ यूज किया जाता है, और प्रकृति के नजदीक रहकर की जाने वाली सारी प्रवृत्तियां जो है वो सारी की सारी प्रवृत्ति जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आएंगी। जैसे कह सकते हो खेती बाड़ी, क्योंकि उसके लिए ठीक है छोटे मोटे टूल्स का यूज किया जाता है, लेकिन जो जमीन से फसल पैदा होती है उसमें कोई मैकेनिज्म यूज नहीं होता है, वो नेचुरल तौर पर पैदा होता है। जैसे मछली पालन हो गया, फिशरी उद्योग हो गया। मछली पालन के उद्योग में क्या होता है, मछली पैदा होने के लिए भले थोड़े बहुत अत्याधुनिक उनका उपयोग किया जाए, टेक्निक्स का उपयोग किया जाए, लेकिन प्राकृतिक तौर पर वो पैदा होते हैं। कोयला माइंस हो गया, है ना, कोल माइंस हो गया। कोल माइंस क्या होता है, कोल माइंस जहाँ पे खोदा जाता है जमीन, और जमीन में से कोयले की खदान में से क्या मिलता है, हमें कोयला मिलता है, और कोयला भी हमें कैसे मिलता है, नेचुरल तौर पर ही मिलता है। पशुपालन हो गया, है ना, डेयरी उद्योग हो गए, और ये सारे उद्योग जो कि प्रकृति के नजदीक रहकर के सारी एक्टिविटीज में की जाती हैं, और जिसमें मशीनरीज का या हैवी मशीनरीज का यूज नहीं किया जाता है, उनका यूज रोल इतना नहीं होता है, वो सारे के सारे सेक्टर किसमें आएंगे, प्राइमरी सेक्टर। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, फिर इसके बाद कोल माइंस, कोल माइंस के अलावा दूसरे भी टाइप की माइंस हो सकती हैं, और ईटीसी टॉपिक्स इसमें ले सकते हो, या एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी फील्ड है तो वो सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी, है ना। दैट मींस यहां पर एक पॉइंट जानने वाला ये है कि हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, जिसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, इसमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज होंगी। दैट मींस प्राइमरी सेक्टर में तो सारी चीजें प्रकृति के नजदीक रहकर हमें मिलती हैं, दैट मींस उसके ऊपर बहुत ज्यादा हमें ह्यूमन एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती, मतलब बहुत ज्यादा मशीनरी को लेकर के ह्यूमन एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती है, दैट मींस हमें प्रकृति से मिलता है। और ऐसी सारी एक्टिविटीज जो प्रकृति के नजदीक रहकर की जाए वो प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाएंगी या प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज कहलाएंगी। दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। देखिए सेकेंडरी सेक्टर मतलब होता है औद्योगिक विभाग या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। देखिए प्राइमरी सेक्टर में से कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल जो है प्रोवाइड होता है सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और उस रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेस करके, केमिकल प्रोसेस करके, मशीनरी प्रोसेस करके उसमें से एक अलग प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, एक नया उत्पाद तैयार किया जाता है, और उसके ऊपर जो भी छोटी मोटी प्रोग्रेस की जाती है, प्रोसेस की जाती है, मशीनरी वर्क किया जाता है, मतलब एक बड़ा सा शेड होता है जिसके ऊपर प्राकृतिक संपत्ति के ऊपर आवश्यक कुछ प्रक्रिया करके, कुछ एक्टिविटी करके उसको मनुष्य के उपयोग के योग्य बनाया जाता है, तो वो सेक्टर क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। अगर इसे मान लो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि उद्योग क्या होता है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र मैंने बोला उद्योग क्या होता है, मैंने डेफिनेशन का छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें ऑलरेडी पहले बता चुका हूं मैं आपको, अभी जस्ट मैंने जो बताया कि देखिए प्राकृतिक, ये याद रखना चाहिए सभी को, प्राकृतिक संपत्ति को ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संपत्ति को मानव उपयोग के योग्य बनाने के लिए, है ना, प्राकृतिक संपत्ति है उसको मानव उपयोग के योग्य बनाने के लिए उसके रंग, रूप, आकार और गुणधर्म में जो परिवर्तन किया जाता है उसे हम उत्पादन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं या प्रोडक्शन कहते हैं। दैट मींस कोई भी नेचुरल रिसोर्स है अगर उसका डायरेक्टली हम अपने ह्यूमन एक्टिविटी के लिए यूज नहीं कर सकते हैं तो उसे अपने उपयोग के योग्य बनाने के लिए, उसे मानव मतलब मैन यूजेबल बनाने के लिए उसके ऊपर पर्टिकुलर कुछ मशीनरी प्रोसेस करनी पड़ती है, यानी उसके कलर में चेंज करना पड़ता है, उसके साइज में चेंज करना पड़ता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक में चेंज करना पड़ता है, और ये सारी चीजें जहां पर की जाती है उसको इंडस्ट्री बोलते हैं। और ये जो सारी प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस को हम प्रोडक्शन यानी उत्पादन बोलते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, प्राकृतिक संपत्ति को मानव उपयोग के योग्य बनाने के लिए उसके रंग, रूप, आकार, गुणधर्म में जो परिवर्तन किया जाता है उसे हम कहते हैं उत्पादन, प्रोडक्शन, और ये सारी एक्टिविटीज जहां पर होती हैं उसे हम कहते हैं उद्योग। क्या कहते हैं, उद्योग या फिर इंडस्ट्री। अच्छा, अब उद्योग में कैसे, इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लिया मुझे बेंच की रिक्वायरमेंट है ना, तो नेचर से मुझे डायरेक्टली बेंच नहीं मिलेगा, है ना, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, वुड्स, लकड़ियां चाहिए जंगलों से, तो लकड़ियां मिलेंगी, लकड़ियों के ऊपर फिर प्रोसेस कर, डायरेक्ट लकड़ी को मैं पेड़ मतलब बेंच बना के यूज नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर मुझे कुछ प्रोसेस करनी पड़ती होगी। और आयरन का फ्रेम चाहिए, तो डायरेक्टली कहीं जमीन से नहीं निकलता या किसी पेड़ पे नहीं फलता है ना, मतलब पेड़ पे जो उसके फल नहीं लगते हैं मतलब लोहे के फ्रेम के, तो क्या करना पड़ेगा, उस लोहे का फ्रेम हमें बनाना पड़ेगा। तो ये तो थी नेचुरल रिसोर्सेज जिनको हमने यूज करके अपने उपयोग के योग्य में बनाया। तो ये जो प्रोडक्ट हमारा तैयार हुआ, ये जो एक्टिविटी है उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। जो प्रोडक्ट हमारा बन के निकला होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, और फाइनली ये प्रोसेस जहां पर होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं।
ओके अब यहां पर ये बात ध्यान देनी है कि नेचुरल रिसोर्सेज को एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है और रॉ मटेरियल के ऊपर नंबर ऑफ प्रोसेस करके, कभी कम प्रोसेस कोई ज्यादा प्रोसेस, डिपेंड करता है किस तरीके की यूजेबल उसको बनाना है या सब जो भी प्रोडक्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने समय की उसमें मशीनी प्रोसेस होगी, है ना। तो याद रखना यहाँ पर एक छोटी सी सुई बनाने से लेकर के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट वगैरह बनाना या बड़े बड़े शिप्स वगैरह बनाना, सारी की सारी एक्टिविटीज, मशीनरी वर्क, हैवी मशीनरी वर्क, सब कुछ सेकेंडरी सेक्टर में हमारा आ जाता है ना। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली जो बात है कि यहाँ पर नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं वो नेचुरल रिसोर्सेस एज ए रॉ मटेरियल यूज होते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करके उसमें से अलग अलग उत्पादन की प्रक्रिया की जाती है और एक नया उत्पादन बना करके तैयार किया जाता है। अच्छा, अब सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात की जाए तो सेकेंडरी सेक्टर में की उत्पादकता क्या है, अगर बोला जाए कि पैसे कहां ज्यादा मिलते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर में पैसे ज्यादा मिलते हैं प्राइमरी सेक्टर के कंपैरेटिवली। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, तीसरा जो हमारा टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं थर्ड सेक्टर या सर्विस सेक्टर भी हम कहते हैं, यानी तृतीय विभाग या सेवा विभाग भी हम कहते हैं। अच्छा, जैसे प्राइमरी सेक्टर का तो काम क्या हुआ कि सेकेंडरी सेक्टर के लिए वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, फिर वो रॉ मटेरियल में से प्रोसेस करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तैयार होता है जो कि मतलब हमारी नीड्स को पूरा करता है। सर्विस सेक्टर क्या काम करता है, याद रखिए, सर्विस सेक्टर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के लिए विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी सेवाएं जरूरी है वो सारी सेवाएं वो मुहैया करवाता है। दैट मींस कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी सेक्टर का और सेकेंडरी सेक्टर का अच्छे तरीके से विकास हो सके, इसके लिए जो भी आवश्यक सर्विसेज होंगी, जो भी आवश्यक सेवाएं होंगी, वो सारी की सारी सेवाएं कौन प्रोवाइड करवाएगा, थर्ड यानी सर्विस सेक्टर जो प्रोवाइड करवाएगा। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सर्विस सेक्टर में आएगा, रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस सेक्टर, फिर इसके बाद गोडाउन सर्विस सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर, वाटर सप्लाई सर्विस सेक्टर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि तीनों सेक्टर में कौन कौन सी आ जाएंगी। इसमें क्या होगा, वेरियस इंडस्ट्रीज आएंगी, और इसमें क्या होगा, सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मतलब प्राइमरी सेक्टर का काम क्या है कि रॉ मटेरियल मिलता है या डायरेक्टली हम उसको यूज भी कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल जैसे खाने पीने की चीजें हैं तो खेतीबाड़ी का सामान जो है डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, ईटेबल जो प्रोडक्ट्स होंगे जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गया। लेकिन अगर मान ली इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करवाना है तो कौन करवाएगा, प्राइमरी सेक्टर करवाएगा। फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर जो उसके ऊपर प्रोसेस करके प्रोडक्ट तैयार करेगा, और थर्ड सेक्टर जो है वो क्या करेगा, सर्विस मुहैया करवाएगा, यानी उसको फैसिलिटीज देगा सारी चीजों की कि जिससे उन दोनों का काम क्या हो, अच्छे तरीके से संभव हो सके। जैसे इसके एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो क्या होगा, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी, नंबर ऑफ सर्विसेज में होंगे, टेलीकम्युनिकेशन है ना, इंटरनेट फैसिलिटी, ये सारी चीजें जो है इस सेक्टर में आएंगी। तो तीनों ही सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं और किस तरीके से इनको बाइफरकेट किया गया है इनकी एक्टिविटी के बेस के ऊपर, है ना, तो वो चीजें हम लोगों ने सीखा। अब आगे आने वाले सेक्शन में, दैट मींस इसके बाद वाले सेक्शन में हम सीखेंगे कि कोई डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है, तो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में आर्थिक ढांचा यानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको अगर हम देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री। ओके, तो आते हैं अपने वाले टॉपिक के ऊपर। चलिए, तो यहां पर जो हमें सीखना है कि कोई भी कंट्री का अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो उसके बेस पे हमें डिसाइड करना है कि ये कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री है कि डेवलप्ड कंट्री है। और कंट्री अगर डेवलप कर रही है, दैट मींस डेवलपिंग कंट्री है, तो उसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में किस तरीके का चेंज होगा और हम कब कह सकते हैं कि इस कंट्री का जो है डेवलपमेंट हो चुका है। चलिए देखते हैं, मैंने बताया आप लोगों को, ये मान लीजिए एक सर्कल डायग्राम मैं बना रहा हूं और इस सर्कल डायग्राम में कंट्री की जो है दो बना देता हूं। चलिए, अब कंट्री है जो मान लो ये अमेरिका है और ये इंडिया। अब थोड़ा सा अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं हम। जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है जिसका भी आर्थिक विकास नहीं हुआ है,
यानी दैट मींस उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था, है ना, कि सॉरी डेवलपिंग कंट्री के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में या उसके फीचर्स के बारे में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। क्या था उसमें कि कंट्री का जो भी एम्प्लॉयमेंट होगा वो ज्यादातर डिपेंड करेगा प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, है ना। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट होगा एम्प्लॉयमेंट के लिए और एक कॉन्सेप्ट होगा हमारा किसके लिए, टोटल नेशनल इनकम में ये जो सेक्टर्स का जो योगदान है, परसेंटेज शेयरिंग है, उसके बारे में। यहां पर हम बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन, दैट मींस नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में इनका क्या रोल होता है, किसका कितना परसेंटेज होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि कंट्री का डेवलपमेंट अभी चालू हुआ है तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज वहां पे ज्यादा होंगी क्या, नहीं होंगी, धीरे धीरे अभी इंडस्ट्रीज बढ़ती रही होंगी। और जब इंडस्ट्री ज्यादा नहीं होंगी तो सर्विस सेक्टर का उतना विकास होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा वहां पर, वहां की जो जनता होगी, वहां की जो पॉपुलेशन होगी, वहां की जो जनसंख्या होगी, वो रोजगार के लिए मोस्ट ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अपने आय के साधन के लिए किसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, क्योंकि उसके लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, वहां पर डायरेक्टली काम करना है और वहां से आउटपुट हमें मिलता है। दैट मींस ये सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर जो है, वो प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता है। अपनी जमीन है, जमीन पर खेती करो, उसमें से फसल हो, उसको उगाओ, खाओ, बेचो और अपना जीवन यापन करो। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जो कि प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड करवाता है। प्लस रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेस करने के लिए हैवी मशीनरीज वगैरह चाहिए होती है। इसमें हैवी आप लोगों का जो है पैसा लगा होता है, काफी सारा पैसा लगा होता है, हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है ना, हाई टेक्नोलॉजीज चाहिए होती है। फिर टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी होगी तो प्रोडक्शन जो है उतना अच्छा होगा, प्रोडक्ट जो है उतने अच्छा क्वालिटी वाला होगा और कीमत भी क्या होगी, कम होगी। पॉइंट आप लोग समझ रहे हो। और जब से प्राइमरी सेक्टर और सेकेंड, जब तक सेकेंडरी सेक्टर का अच्छे तरीके से विकास नहीं होगा तब तक जो है थर्ड सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर भी इतने अच्छे तरीके से विकसित नहीं होगा, है ना। अब होता क्या है कि जब ऑप्शन लोगों के पास अवेलेबल नहीं है इनकम के, तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे। यानी अगर मैं बात करूं इंडिया की, और इस एक लाइन को ड्रॉ जब मैंने किया तो दैट मींस मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जो भी डेवलपिंग कंट्री होगी तो उसकी टोटल नेशनल इनकम का ज्यादा हिस्सा कौन करेगा, कौन कैरी करेगा, प्राइमरी सेक्टर। यानी यहां से समथिंग कुछ 60% जो एरिया है, 60% टोटल नेशनल इनकम का जो है वो पार्ट शेयर करेगा एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटी। यानी ये कह सकते हो प्राइमरी सेक्टर, है ना। और बाकी का जो है 25%, माफ कीजिएगा, बाकी का जो है 25% शेयर करेगा कौन, सेकेंडरी सेक्टर। और 15% जो बचेगा आप लोगों का, वो 15% जो है सर्विस सेक्टर। और ये क्यों हो रहा है मैंने बताया आप लोगों को, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर जो है वो शेयर करता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकम देगा अगर कंट्री डेवलप नहीं हुआ है या कंट्री ने भी डेवलपमेंट करना चालू किया है। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर का उतना ज्यादा विकास नहीं हुआ होगा। इसीलिए कंट्री में जो भी इनकम होगी, लोगों के पास जो भी पैसा आएगा, उसमें ज्यादातर हिस्सा जो है कृषि रिलेटेड या प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड एक्टिविटीज से जुड़े होंगे वो लोग, और इसीलिए उन लोगों को मिलने वाली आय जो है वो क्या होगी, प्राइमरी सेक्टर से कहलाएंगी। और ऐसे कि जैसे कि ज्यादा लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी सेक्टर थर्ड सेक्टर के साथ कम लोग जुड़े हुए हैं और उनकी इनकम भी कम है, इसीलिए टोटल नेशनल इनकम का अराउंड 60% तक का जो भाग होगा, दैट मींस ज्यादा भाग, आधे से ज्यादा भाग जो है कौन कैरी करेगा, प्राइमरी सेक्टर, है ना। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि अमेरिका का स्ट्रक्चर की, तो अमेरिका के स्ट्रक्चर में केवल 15% अराउंड, ये एक अंदाजित आंकड़ा है, वो प्राइमरी सेक्टर कैरी करता है मिनिमम। और फिर इसके बाद जो है 60% ये कैरी करता है आपका सेकेंडरी। 60% क्यों, आप मान लीजिए 40%,
जो है वो सेकेंडरी सेक्टर कैरी करता है, और इसके बाद का जो आपका बचता है ये हो गया 55, यानी 45% जो है वो सर्विस सेक्टर कैरी करता है। यानी वहां की टोटल जो नेशनल इनकम होगी वो अमेरिका की, वहां की टोटल नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा जो हिस्सा, सबसे कम जो हिस्सा होगा वो प्राइमरी सेक्टर का होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग किसके ऊपर जुड़े होंगे, ज्यादा से लोग इनको की ज्यादा से ज्यादा लोगों की इनकम कहां से आती होगी, सेकेंडरी और थर्ड सेक्टर से, यानी सर्विस सेक्टर की। यानी प्राइमरी सेक्टर की मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइमरी सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोडक्टिविटी उसकी जो इनकम होती है वो काफी कम होती है सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड सेक्टर के कंपेरेटिवली। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े होंगे किसके साथ, सेकेंडरी और थर्ड सेक्टर के साथ। और जैसे जैसे कंट्री का डेवलपमेंट होता जाता है, याद रखिएगा प्राइमरी सेक्टर में यानी प्राइमरी स्टेज में जब कंट्री ने डेवलप करना चालू किया है, यानी डेवलपिंग कंट्री है, तो उस समय उस कंट्री की टोटल नेशनल इनकम, याद रखिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दोनों को साथ ही कर देता हूं मैं, एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम दोनों के लिए थ्योरी सेम है। यानी कंट्री का जैसे जैसे डेवलपिंग होता जाएगा, जैसे जैसे कंट्री डेवलप्ड होती जाएगी, वैसे वैसे प्राइमरी सेक्टर में से टोटल नेशनल इनकम और जो एम्प्लॉयमेंट का जो बोझ है, ओवर एम्प्लॉयमेंट का जो बोझ है, वो शिफ्ट होता जाएगा सेकेंडरी और थर्ड सेक्टर के ऊपर। यानी कंट्री अगर अंडर डेवलपिंग है या डेवलपिंग कंट्री है, अभी धीरे धीरे विकास कर रही है, तो उस देश की कुल राष्ट्रीय आय में या उस देश के कुल रोजगारी के हिस्से में प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, बड़ा होगा। और जैसे जैसे देश का विकास होता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, प्राइमरी सेक्टर का राष्ट्रीय आय में और रोजगार देने की जो कैपेसिटी है उसमें प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा लगातार घटता जाएगा, और सेकेंडरी और थर्ड सेक्टर का हिस्सा लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी अगर एक और थियरी की अगर हम बात करें, शॉर्ट एंड सिंपल जो सारी चीजें मैंने बताई वो ये कि अगर कंट्री डेवलपिंग है तो उस देश की कुल राष्ट्रीय आय में प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा ज्यादा होगा, सेकेंडरी सेक्टर का उससे कम होगा, और सर्विस सेक्टर का हिस्सा सबसे कम होगा, है ना। यानी उसके स्ट्रक्चर पे हम देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर कंट्री डेवलप्ड है तो प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा राष्ट्रीय आय में और एम्प्लॉयमेंट में, दैट मींस नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट रेशियो में सबसे कम होगा, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। और सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर का जो हिस्सा है इनका एम्प्लॉयमेंट का और नेशनल इनकम में उसका जो शेयरिंग है नेशनल इनकम में, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग में अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे जरूर पूछिए, कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं या लाइक नहीं कर रहे हैं, या चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। और वीडियो अगर अच्छा लगता है भाई तो लाइक कर दिया करो, हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर लगे कि यूजफुल है तो अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ में उसे हम शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, सुरक्षित रहो, जय हिंद।